वेलकम एवरीवन टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को और इस क्वेश्चन के साथ हमारा वीडियो आज स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इफ़ द फर्स्ट एंड द एन टर्म्स ऑफ ए जी पी आर ए एंड बी एंड इफ पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स देन प्रूव दैट पी स्क्वायर इज दिस। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन ये है, गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, गिवन ये है कि फर्स्ट टर्म आपका ए है और फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, इसको आप फर्स्ट टर्म ना लिख के T1 लिख सकते हो या फिर A1 लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म ए गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद nth टर्म मतलब Tn आपका क्वेश्चन में गिवन है B के बराबर है। अब GP में nth टर्म का फॉर्मूला भी हमारे पास है, तो Tn के जगह पर तुम nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो जो कि होगा AR⁻n-1 इक्वल्स टू B। ठीक है, एक और बात लिख सकते हो तुम यहाँ पर कि लेट द कॉमन रेशियो बी R, कॉमन रेशियो बी R। ठीक है, तो कॉमन रेशियो को हम R मान रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पर जो अचानक से R आ गया है ये कहाँ से आया है और ये क्या चीज़ है ये हमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो भाई स्कूल में टीचर जो है वो मार्क्स कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा लेट कॉमन रेशियो बी R। ठीक है, और ए तो आपका फर्स्ट टर्म है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉल ए आपका फर्स्ट टर्म है, तो वो तो और लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से अगर हम एनालाइज करें तो क्वेश्चन में यहाँ पर ए बी और पी के बारे में गिवन है, जबकि यहाँ पर आर नहीं है। क्वेश्चन में कहीं भी हमें आर देखने को नहीं मिलता है, मतलब आर जो है वो हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, जो आर है वो हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। P जो है फर्स्ट n टर्म्स का प्रोडक्ट है, मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि P मतलब क्या, P मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, इसके साथ इंटू थर्ड टर्म इंटू फोर्थ टर्म, ऐसे करते 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 अप टू nth टर्म। ठीक है भाई, ये तो क्लियर बात है बिकॉज P को क्या बोला गया है, P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म का प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऐसे करते 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 nth टर्म तक का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वही है P के बराबर। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया है। अब फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। सेकेंड टर्म को कैसे लिखते हैं हम, फॉर्मूला की मदद से, ये होगा AR। सेकेंड के बाद थर्ड टर्म को हम लिखते हैं AR², फोर्थ टर्म को लिखते हैं AR³, और ऐसे करते 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 मुझे बताओ nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं जीपी के फॉर्मूले से, मतलब जनरल टर्म के फॉर्मूले से। तुम बोलोगे बहुत आसान है भाई, AR के पावर में n-1, बहुत आसान है। ओके, अच्छा अब क्या करें। अब तुम अगर देखोगे तो यहाँ पर जो A है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और R² R³ ऐसे करते करते ये भी मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। अच्छा ठीक है भाई, मुझे बताओ कि यहाँ पर A जो है ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तुम बोलोगे भाई क्वेश्चन में गिवन था कि P जो है वो प्रोडक्ट है n टर्म्स का, इसका मतलब ये जो A है ये भी n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, मुझे बताओ अगर मैं लिखता हूँ A इंटू A तो इसका आंसर क्या होता है। तुम बोलोगे बहुत आसान है भाई, A²। इसका मतलब जब मैंने A को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो पावर में 2 आ गया। हाँ भाई, अगर मैं लिखता कि A इंटू A इंटू A इंटू A तब कैसे लिखते। तुम बोलोगे बहुत आसान है, पावर को प्लस कर दो, 1 + 1 + 1 + 1 पावर में हो जाएगा 4। इसका मतलब अगर मैं A को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता तो मुझे पावर में 4 आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो A है ये मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, मैं लिख देता हूँ, A इंटू A इंटू A इंटू अप टू n टाइम्स। ठीक है, A को मल्टीप्लाई किया जा रहा है अप टू n टाइम्स, और फिर आपका R इंटू R² इंटू R³ इंटू तुम्हारा डॉट 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 अप टू R का पावर n-1। ठीक है, अच्छा तो A अगर 2 टाइम्स का अगर हम लिखते हैं कि A मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स इक्वल्स टू A², तो यहाँ पर A को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स, इसका मतलब A के पावर में कितना होगा, n होगा। यहाँ से A के पावर में n होगा इंटू
यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक्सपोनेंट्स का लॉ लगा सकते हैं। कैसा लॉ? कि इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 3 है, और सबका बेस देखो सेम है, r है। तो पावर्स क्या हो जाएंगे? सारे के सारे पावर्स यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। तो लिखो r के पावर में 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 अप टू लास्ट पावर कौन सा है? n-1। ये क्लियर बात है, ठीक है। क्या तुमको ये वाला पार्ट समझ में आया कि a को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो पावर में n कैसे आया? ज़रा सोचो, अगर मैं लिखता हूँ कि a इंटू a, तो मैंने यहाँ पर a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? तुम बोलोगे भाई तुमने 3 टाइम्स a को मल्टीप्लाई किया है, और a इंटू a इसका वैल्यू कितना आता है? a³ के बराबर आता है। तो जितनी टाइम्स तुम मल्टीप्लाई करोगे उतना ही वैल्यू आपके पावर में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि a इंटू ऐसे करके मैं 6 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मैंने अभी a को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? a⁶। मतलब जितनी टाइम्स, जितनी बार तुम a को मल्टीप्लाई करोगे उतना ही वैल्यू तुम्हारे पावर में ये आ जाएगा। लेकिन सिमिलर केस में यहाँ पर हमने a को मल्टीप्लाई किया है n टाइम्स, तो जो n है ये a के पावर में आके बैठ जाएगा, सिंपल। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट्स का लॉ लगाया कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है और पावर्स अलग अलग हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। इसके पावर में 1 था, इसके पावर में 1 था, तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू पावर में n+1 सब प्लस हो जाएंगे। सिंपल एक्सपोनेंट का हमने लॉ लगाया है। ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ओके। अब ये जो है ये आपका AP में है, ये जो आपका दिख रहा है आपका ये सीरीज़, ये आपका AP में है। कैसे AP में है? 2 - 1 1 आता है, 3 - 2 1 आता है। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, मतलब AP में है, सिंपल। तो लिख देता हूँ मैं साइड में, बाजू में लिख देता हूँ कि दिस इज़ एन AP, ठीक है। ये आपका AP में है, और AP में अगर है तो आप आराम से इसका सम निकाल सकते हो यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। लेकिन यहाँ पर तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज तुम्हें लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म भी क्या पता है? हाँ जी पता है। तो तुम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो ये वाला कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म n-1, फर्स्ट टर्म 1, और n कितना है? n तो n ही रहेगा, n में कोई चेंज नहीं है बिकॉज यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है ना भाई? हाँ। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो a⁴n इंटू r का पावर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये आपका ये भी बन जाएगा। सम करते जाओ, सम करते जाओ। एक्चुअली यहाँ पर n-1 होगा, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर इतने हैं, n-1 होगा, ठीक है। तो n-1 होने से इसका कुछ फ़ायदा हुआ क्या? हाँ, 1 + 1 - 1 कैंसिल, तो यहाँ पर a⁴n इंटू r का पावर n इंटू n-1/2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में भाई a भी है, ठीक है, r नहीं है, r नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपली, ठीक है ना। यहाँ से हम r का वैल्यू सिंपली निकाल लेते हैं। तो यहाँ से r का वैल्यू सिंपली निकाल लो। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या हो जाएगा? r के पावर में n-1 = b/a हो जाएगा, और यहाँ से r का वैल्यू b/a के पावर में 1/n-1 हो जाएगा। कैसे? ज़रा सोचो, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि सपोज़ x² = 4, तो अगर मैं इस पावर 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो ये क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है कि नहीं? हाँ। और हमें बताया कि स्क्वायर रूट को हम किसी के पावर में हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यूब रूट को हम पावर के फॉर्म में लिख सकते, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3। तो वैसे ही इसमें पावर n-1 था, इस तरफ जाएगा तो ये 1/n-1 हो जाएगा, ठीक है।
समझ आया? ये बात याद रखना, ये एक्सपोनेंट वाले लॉ हैं। तो यहाँ से मुझे r का वैल्यू मिल गया है, वही r का वैल्यू तुमको यहाँ पुट करना है। देखो कितना आता है। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ कि AP में है तो तुमको यूज़ करना पड़ेगा वो वाला फार्मूला, SN इक्वल्स टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यह वाला फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। अच्छा इसके बाद r का वैल्यू पुट करो भाई, r का वैल्यू पुट करोगे तो देखो कितना आता है, an इंटू, तो यहाँ पर r का जगह पर लिखेंगे b/a के पावर में 1/n-1, ठीक है, होल टू द पावर ऑलरेडी कितना है, ये है, तो n इंटू n-1/2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ? r का जो वैल्यू है वो ये पूरा मिलाकर है, r का वैल्यू ये पूरा मिलाकर है। तो मैंने r के जगह पर ये पूरा वैल्यू बिठाया, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एक और पावर है, तो मैंने क्या किया, ये पूरा वैल्यू r है, इसके पावर मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब हमें पता है कि पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लिखो a टू दी पावर n इंटू r टू दी पावर, सॉरी r नहीं होगा, सॉरी b/a टू दी पावर 1/n-1 इंटू ये कितना है, n इंटू n-1/2। तो देखो n-1 n-1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। साइड में लेके आता हूँ थोड़ा सा। तो देखो n-1 n-1 एट दी एंड कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, क्या बच गया, n/2 बच गया। ओके तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ कि a टू दी पावर n इंटू b/a होल टू दी पावर n/2, ठीक है, ये आपका आ जाता है। देन क्वेश्चन में है p², क्वेश्चन में क्या है, p का स्क्वायर है, तो p का स्क्वायर कर दो भाई साहब, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि p का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो इनका भी होल्स करोगा, इनका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये लो, इनका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो अब क्या होता है, अब फिर से पावर्स क्या हो जाएंगे, अब फिर से आपका पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो इसके पावर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और इसके पावर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो a का पावर 2n हो जाएगा यहाँ पर, इंटू b/a का पावर n/2 इंटू 2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो a का पावर 2n b का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर n, सेपरेट कर लिया। अब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो a का पावर 2n माइनस n इंटू बी का पावर n, तो a का पावर n इंटू बी का पावर n, जिसको हम एक साथ लिख सकते हैं ab का पावर होल n। और ये आपका प्रूफ हो गया, ये p² का वैल्यू ab का पावर होल n होगा। ये लो प्रूफ हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से इसको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ किया जो कि AP में है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और n यहाँ पर ये होगा, ठीक है, n आपका ये होगा n-1। तो हमने बिठाया, यूज़ किया, करने के बाद यहाँ से ये और कैंसिल हो गया तो बच गया ये। फिर हमने क्या किया कि भाई साहब क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रूफ में क्वेश्चन में तो भाई r है ही नहीं, b है, तो हमने क्या कर दिया कि r के जगह पर इसका वैल्यू निकाल लिया इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। इस तरह पावर जाएगा तो हमेशा याद रखना 1/n-1 होगा, ठीक है। अच्छा तो ये हुआ। फिर हमने r का जो वैल्यू है ये पूरा वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, लेकिन ऑलरेडी इसके पावर में ये था तो इसको भी हमने पुट कर दिया। अब पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐसे केस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपको पता है एक्सपोनेंट के लॉ हैं। तो पावर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, कुछ कैंसिल चले गए, तो ये आपका अल्टीमेटली मिल गया। फिर हमने क्वेश्चन में देखा कि p का स्क्वायर करने को बोला गया, तो हमने p का स्क्वायर किया, तो a का इसके पावर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि a टू दी पावर b टू दी पावर c अगर होता है तो a टू दी पावर b इंटू c हो जाता है, ठीक है ना भाई साहब। तो इसीलिए इसके पावर में भी आपके 2 से मल्टीप्लाई होंगे और इसके पावर में भी आपसे 2 से मल्टीप्लाई होगा।
होने के बाद n/2 इंटू 2 और 2 कैंसिल, तो बच गया सिर्फ और सिर्फ n। ठीक है, तो b और a के होल के पावर में n हो जाएगा। तो मैंने सेपरेटली लिखा कि b के पावर में n डिवाइडेड बाई a के पावर में n। एक्सपोनेंट का लॉ है कि अगर a का पावर a बाई b का पावर होल m है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर m बाई b का पावर m। तो मैंने ऐसे लिखा। लिखने के बाद देखो बेस सेम है और पावर अलग अलग है और डिवाइड में है, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, तो माइनस किया तो इसका पावर सेम ही आता है, तो इसको हमने होल का पावर n लिख दिया। सिंपल हो गया प्रूफ। ओके, तो ये है आपको अप्रोच करने का तरीका, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर आपको बताना होता है कि शो दैट दिस फ्यू टर्म्स आर इन जीपी और एपी। ठीक है, तो हमें बताना होता है कि ये जो 3 या 4 टर्म्स हैं ये एपी में है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ if suppose A B C are in AP। ठीक है, अगर A B C आपके AP में है तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई A B C आपका AP में है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें ये दिखाना होता है, देखो मुझे बताओ अगर कोई भी 3 टर्म्स अगर आपको बताना है कि ये एपी में है, ये शो करो, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे भाई कि ये अगर एपी में है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि अगर इससे इसका माइनस करूँगा तो सेम आएगा और इससे इसका माइनस करूँगा तो सेम आएगा। मतलब अगर मैं b माइनस ए करूँगा तो जो वैल्यू आएगा वो c माइनस बी करने के बाद भी आना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तब मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों टर्म्स एपी में है। बिकॉज एपी में होने के लिए, एपी के सीक्वेंस में होने के लिए हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होता है। तो हमने वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ किया कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सिंपल। अब b को उस तरफ लेके जाओ तो 2b इक्वल्स टू c प्लस ए। तो हमें अगर AP में है ये प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, मतलब सेकेंड टर्म में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो अगर वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के बराबर आता है, मतलब ये तीनों टर्म्स आपके AP में है, तीनों नंबर्स आपके AP में है। तो AP में अगर है तो प्रूफ करना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर तीनों टर्म्स AP में है तो सेकेंड टर्म का वैल्यू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म का सम का एवरेज। ठीक है, सम का एवरेज, या फिर कह सकते हो कि इनका सम करके 2 से डिवाइड करो तो अगर आता है तब मतलब इनका ये तीनों नंबर्स AP में है। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर AP का नहीं है, मेन मुद्दा तो यहाँ पर GP का है। ठीक है, तो GP में अगर है तो क्या करें? अगर तीनों टर्म्स GP में है तो ऐसा क्या करें जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि तीनों टर्म्स GP में ही है। अच्छा भाई देखो, तो देखिएगा कैसे करना है इसको। तो मान लेते हैं कि तीनों टर्म्स आपके GP में है। इफ़ x y z आर इन GP। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि तीनों टर्म्स आपके GP में है, ठीक है, तो क्या होगा? तो GP में होने का मतलब क्या है? GP में होने का मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेकेंड टर्म। तो लिखो y के साथ x का रेशियो और z के साथ y का रेशियो बराबर होता है। और ये कब पॉसिबल होता है? जब तीनों टर्म GP में होते हैं। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो y का स्क्वायर आपका x z के बराबर है। इसका मतलब अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म
के प्रोडक्ट के बराबर है, तब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों टर्म्स जीपी में है। या फिर इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर तीनों टर्म्स जीपी में है तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर करने के बाद वो वैल्यू आपके फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आता है, सेम। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे कि अभी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको प्रूफ करना है। एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मिसलेनियस एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ a प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स बाई सी माइनस डी एक्स वेयर एक्स कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है, then show that A, B, C, D, A, B, C and D are in GP। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये आपको समझना है। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमें शो करना है कि ए बी सी डी आपका जीपी में होना चाहिए। और मैंने अभी बताया कि अगर तीनों या फिर चार टर्म्स या फिर तीन टर्म्स आपके जीपी में होते हैं या फिर होने चाहिए तो उनको एक क्राइटेरिया फॉलो करना है, और वो क्राइटेरिया है कि सेकंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में भाई चार टर्म्स है, अब क्या करें? तो आपको पहले इन तीन टर्म्स पे ध्यान देना है, फिर इन तीन टर्म्स पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स में आपका सेकेंड टर्म है b, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर आपके फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ये आपको पहला प्रूफ करना है। फिर यहाँ पर ये तीन टर्म्स हैं, तो c आपका सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर आपका फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। सो लिख लो भाई, अगर आप भूल जाते हो तो याद रहेगा कि क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, नंबर टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी। ये दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी है, तब ये साबित हो जाएगा कि ए बी सी डी आपका जीपी में है। समझ आया? ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी मिलेगा। अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी मिलेगा। ये मत करना कि इसके साथ इसको पहले इक्वेट किया, फिर इसके साथ इसको इक्वेट किया, फिर देखा कि ये आया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ इसको इक्वल टू करके मुझे ये मिलेगा, और इसके साथ इसको इक्वल टू करके मुझे ये वाला मिलेगा, ठीक है। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व करने का। क्या? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की मदद से। सी एंड डी क्या कहता है? सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है भाई, ठीक है। देखो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के अनुसार अगर P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S है, देन वी कैन राइट इट लाइक दैट P प्लस क्यू बाई P माइनस क्यू इक्वल्स टू R प्लस S बाई R माइनस S। यह आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी से हम इसको कर पाएंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन भी इजी होगा और गलतियां भी कम होंगी, ठीक है। समझ जाओ उसको, आपको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। बस आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो है उससे ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो। सिमिलर राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में है उससे ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो, सिंपल, ठीक है। और याद रहे न्यूमरेटर आपके दो जगह पर होगा। देखो, पी पी आर आर, डिनोमिनेटर से ऊपर प्लस किया, नीचे माइनस किया, डिनोमिनेटर से ऊपर प्लस किया, नीचे माइनस किया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको यूज़ करेंगे। तो अब बोलोगे भाई पी किसको लूँ और क्यू किसको लूँ? क्या मैं इसको सिर्फ पी लूँ, इसको क्यू ले लूँ? नहीं, इस पूरे टर्म को आपको पी लेना है,
इस पूरे टर्म का आपको Q मानना है, इस पूरे टर्म का आपको R मानना है, इस पूरे टर्म का आपको S मानना है, तब जाके आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ कर पाओगे। चलिए यूज़ करते हैं, देखो भाई कितना आसान हो जाएगा अभी। तो a प्लस बी एक्स प्लस डिनोमिनेटर में कौन है, ये है, तो पहले प्लस होगा डिनोमिनेटर से, फिर आपको न्यूमरेटर लिखना है फिर से a प्लस बी एक्स, लेकिन इस बार माइनस a प्लस बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस बार माइनस होगा तो साइन चेंज होगा। ठीक है, तो समझ जाओ इसको, थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको करना पड़ेगा। ये आपका r है तो इसको पूरा मैंने r मान लिया, प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय फिर से b प्लस सी एक्स, इस बार माइनस डिनोमिनेटर, तो ऊपर बी एक्स कैंसिल। अच्छा, इसको डिफरेंट थिंग से लिखता हूँ, ऊपर बी एक्स कैंसिल, नीचे ए कैंसिल, ऊपर सी एक्स कैंसिल, नीचे b और b कैंसिल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2a बाई, नीचे कितना हो जाएगा, सॉरी 2a बाई, नीचे आपका 2bx, यहाँ से 2b और यहाँ पर नीचे 2cx, फिर 2 और 2 कैंसिल, x कैंसिल, क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके, रुको थोड़ा वेट, इसको ऐसे कैंसिल करूँगा तो समझ में नहीं आएगा ना, कभी कभी 2 कैंसिल, x और x कैंसिल, तो यहाँ पर आपका b स्क्वायर इक्वल्स टू AC आ गया। देखा कितने आराम से आ गया। और नॉर्मल अगर आप करोगे तो कितना बड़ा आंसर इसका आएगा, कितना टाइम लेगा आपको पता है। आप पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और बीच में गलतियाँ होंगी, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे। ठीक है ना, इससे अच्छा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की मदद से इसको करो। ठीक है, बहुत आसानी से एक लाइन में आपका पूरा आंसर आ जाएगा। देखो, गलतियाँ भी कम होंगी और आपका दिमाग भी शांत रहेगा और मज़ा भी आएगा क्वेश्चन को करते टाइम। ठीक है ना, 2 नंबर। अब आपको कौन से लेने हैं, आपको ये और ये वाले लेने हैं। तो b प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू c प्लस डी एक्स बाई सी माइनस डी एक्स। ठीक है, फिर से कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, तो b प्लस सी एक्स प्लस डिनोमिनेटर b माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर b प्लस सी एक्स माइनस डिनोमिनेटर तो b माइनस b प्लस सी एक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कर दो भाई साहब, बाई, इस बार माइनस और यहाँ पर प्लस, तो अभी साइन चेंज होगा, सॉरी साइन चेंज नहीं, माइनस होगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सिंपल। इसके बाद देखिए ऊपर कितना बन गया, ऊपर बन गया 2b, नीचे बन गया 2cx, यहाँ पर बन गया 2c, नीचे बन गया 2dx। फिर से कैंसिलिंग होगा, 2 कैंसिल, x कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, क्या बन गया, यहाँ पर c इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर bd। हो गया प्रूफ, 2 नंबर प्रूफ भी हो गया। तो दिस इज द प्रूफ वी नीड टू शो दैट ABCD आर इन GP। समझ आया कैसे हुआ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप इतना लेंथी तरीके से मत कीजिएगा, सिंपली कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज़ कीजिएगा और आराम से इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, वरना आप गलती कर सकते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आप गलती करें। ठीक है, कैलकुलेशंस में, इजी क्वेश्चन में वो भी, तो आप इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज़ करो। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक जैसा ही है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है और हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया है और ईजी हो गया है। ठीक है भाई साहब, अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। उससे पहले एक और बात ध्यान रहे, क्या बात है, आप यहाँ पर तो मैंने क्या लिखा है कि 3 टर्म्स अगर जीपी में है तो क्या प्रूफ करना है ये, लेकिन अगर 4 टर्म्स है वो वाला भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना,
क्योंकि 4 टर्म्स मेरा वाला मैंने लिखा नहीं है मैंने, तो मैं लिख देता हूँ तो अच्छा होगा, आपको याद भी रहेगा सिंपली। तो देखो, अगर 4 टर्म्स आपके सपोज़ ए बी सी डी अगर जीपी में है, तो व्हाट विल हैपन देन, सिंपली 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि बी स्क्वायर आपका ए सी के बराबर होगा और सी स्क्वायर आपका बी डी के बराबर होगा। और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि बी बाई ए और सी बाई बी और डी बाई सी के बराबर होगा। कैसे होगा ये आप इन्हीं 2 इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखो थोड़ा सा, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाई ए सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, इसको आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे, बी इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू सी। तो लिख दो इसको बी इंटू बी बाई ए और यहाँ पर सी बाई बी, ठीक है। इसके बाद सी स्क्वायर को लिख सकते हैं आप सी इंटू बी, सॉरी सी इंटू सी इक्वल्स इंटू बी इंटू डी। तो यहाँ पर सी इंटू बी, सॉरी सी बाई बी इक्वल्स टू डी बाई सी कर दो, और सी बाई बी कॉमन है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो बी बाई ए और डी बाई सी भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख के दिखाता हूँ, यहाँ लिखूँ मैं, जगह ही नहीं है, यहाँ लिख के दिखा दो। देखो यहाँ लिखता हूँ, देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी एंड सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, राइट। तो बी स्क्वायर को लिख सकते हो तुम बी इंटू बी और ए सी को ए इंटू सी। सिमिलरली सी स्क्वायर को लिखो फिर से सी इंटू सी इक्वल्स टू बी इंटू डी, ठीक है। फिर ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाओ और बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ जाओ। तो ए को उस तरफ लाया तो बी बाई ए बन गया और उस बी को उस तरफ भेजा, ठीक है। तो देखो मैंने इस ए को इस तरफ लाया और बी को उस तरफ भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो फिर अब क्या बन जाएगा, ये सी बाई बी बन जाएगा। इतना तक रखो इसको। अभी यहाँ पर देखो, तो सिंपली वही करूँगा, बी को उस तरफ लाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सी को उस तरफ भेज दूँगा, तो सी बाई बी बन जाएगा फिर से, और यहाँ पर डी बाई सी बन गया। तो देखो सी बाई बी इक्वल्स टू दिस, सी बाई बी इक्वल्स टू दिस, तो ये तीनों आपस में बराबर। तो फ्रॉम दिस यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि b बाई ए इक्वल्स टू सी बाई बी इक्वल्स टू डी बाई सी। अगर ये भी हो जाता है तब भी ए बी सी डी आपका जीपी में है, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? तो ये थोड़ा सा आपको बक्से में सेपरेटली लिख लेना है, ठीक है। ये लो, ठीक है। अगर 4 टर्म्स आपका जीपी में है तो या तो ये प्रूफ करो या तो ये प्रूफ करो, दोनों आपके सेम ही कंडीशन है, ठीक है। दोनों आपका सेम ही होगा। अगर आपको 4 टर्म जीपी में है ये प्रूफ करना है तो या तो ये दोनों प्रूफ कर दो, या तो सिंपली ये रेशियो बराबर है प्रूफ कर दो, सिंपल। और अगर 3 टर्म जीपी में है तब तो यही प्रूफ करना पड़ेगा आपको सिर्फ और सिर्फ। और 4 टर्म्स के लिए ये कंडीशन है, या तो दिस या तो दिस। और अगर एपी में है तो बस ये या फिर ये, ठीक है। बहुत आसान है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखो, लेट्स सॉल्व इट। तो इसको करने का तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको सबको p से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एकदम ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bcp माइनस 2cap प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ दो ऐसे ही, लेस इक्वल्स टू ज़ीरो, लेस इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी ए पी जी पी में है। तो या तो तुम ये प्रूफ कर सकते हो, कहा गया, या तो ये दोनों प्रूफ करो या तो ये रेशियो प्रूफ कर दो, ठीक है। कोई सा भी एक चलेगा, ठीक है। अच्छा, देन कुछ कर सकते हैं क्या इसमें,
ए पी के साथ यहाँ पर ए बी पी, तो इनको थोड़ा सा मैं ग्रुपिंग करता हूँ, ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा ग्रुपिंग करता हूँ। देखो ए स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर मैंने लिया -2 ABP और मैंने लिया बी स्क्वायर को, ठीक है। इन सब से मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ग्रुप कर दिया ए स्क्वायर पी स्क्वायर -2 ABP प्लस बी स्क्वायर को, ठीक है। फिर मैंने लिया इसको 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 और इसको, ठीक है, प्लस इसको ग्रुप बना दो एक, तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर -2BCP प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एक और ग्रुप बनेगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर -2CAP, ठीक है, CAP, ए रुको, CP स्क्वायर BP, तो यहाँ पर चला गया C के साथ D है क्या, हाँ D है, CP इसके बाद D, CPD बनेगा ना ये, अरे सॉरी यहाँ पर CD है, CA नहीं है, CD है, ठीक है। CD होने से ये बन जाएगा आपका CDP। ओके, नाउ इट्स गुड, ये आपका CDP बनेगा और यहाँ पर प्लस D स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 0। अच्छा, नाउ सी, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ये आप क्लास 8 में करके आ चुके हो फैक्टराइजेशन में, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन चैप्टर में परफेक्ट स्क्वायर बनाने का टेक्निक क्या है होता है। तो हाँ, ए स्क्वायर पी स्क्वायर को लिख दो तुम AP का होल स्क्वायर -2 इंटू AP इंटू आपका B प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हो B का होल स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो आराम से कि यहाँ पर ये बन गया है S स्क्वायर -2AB प्लस बी स्क्वायर। तो S स्क्वायर -2AB प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, A माइनस बी होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बनेगा, बी स्क्वायर पी स्क्वायर को लिख दो BP का होल स्क्वायर -2 इंटू BP इंटू C प्लस C का होल स्क्वायर। तो फिर से बन गया तुम्हारा S स्क्वायर -2AB प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। यहाँ पर भी सेम बनेगा, CP का होल स्क्वायर -2CP इंटू D प्लस D का होल स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनको हम परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील कर लेते हैं। तो ये होगा AP माइनस B का होल स्क्वायर प्लस ये होगा BP माइनस C का होल स्क्वायर और ये होगा CP माइनस D का होल स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस A माइनस बी होल स्क्वायर, A माइनस बी होल स्क्वायर, A माइनस बी होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो होगा ये आपका लेस इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन तुम ये सोचो क्या ये पॉसिबल होगा कि इन चीज़ों का सम आपका लेस देन 0 हो सकता है कभी भी? इज़ इट पॉसिबल कि किसी 3 चीज़ का आप स्क्वायर कर रहे हो और उनका सम कर रहे हो तो तुमको क्या कभी नेगेटिव मिल सकता है? सोच के देखो, अगर मैं सपोज़ इसको मैं लिख देता हूँ -2 का होल स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ -1 का होल स्क्वायर, इसको भी लिख देता हूँ मैं -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या इसका वैल्यू कभी भी तुमको लेस देन 0 मिलेगा? जी नहीं। वाई नॉट? बिकॉज स्क्वायर जो है ये हमेशा क्या करता है, नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव बना देता है। तो तुम अगर -2 भी लेते हो इसके अंदर या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी लेते हो तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये बन जाएगा 4 + 1 + 9 जो कि अल्टीमेटली तुम्हारा 14 बन जाएगा, और 14 इज़ नॉट लेस देन 0, ठीक है। तो ये जो लेस देन वाला केस है ये आपका नॉट ट्रू होगा, ठीक है, बिकॉज जब तुम स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर करके उसका सम कर रहे हो, तो इट इज़ नेवर पॉसिबल दैट उसका वैल्यू 0 से छोटा आएगा, बिकॉज स्क्वायर कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। ये मैंने मॉड्यूलस फंक्शन वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है। स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब यू कैन से रूट सिंपली कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। सिमिलरली मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। सिमिलरली स्क्वायर या फिर कोई भी इवन पावर स्क्वायर हो गया, पावर 4, पावर 6, पावर 10, पावर 100, कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, ठीक है।
तो ये तीन चीज़ें हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देते। तो अगर अंदर आपका नेगेटिव एंटिटी आ भी जाता है तो वो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव बन गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस होके हमेशा या तो ज़ीरो आ सकता है, ठीक है, ज़ीरो वाला केस पॉसिबल है, लेकिन लेस देन वाला ज़ीरो केस पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा कि ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। सिमिलरली बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो। सिमिलरली सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। या तो इसका वैल्यू ज़ीरो के बराबर आएगा किसी ना किसी केस में, या तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब हमेशा ज़ीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है सिंस दिस देयरफॉर ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी का भी होल स्क्वायर कैन नेबर बी लेस देन ज़ीरो, ठीक है। इसका वैल्यू कभी भी आपका लेस देन ज़ीरो आ ही नहीं सकता, बिकॉज हर एक टर्म का वैल्यू आपका हमेशा ज़ीरो से बड़ा आ रहा है या फिर बराबर भी आ रहा है ज़ीरो के, ठीक है। लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये केस आपको याद रखना है। सो देयरफॉर आपको लिखना है देयरफॉर ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी का भी होल स्क्वायर आपका इक्वल टू ज़ीरो वाला केस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो लेस देन वाला केस इज़ नेवर पॉसिबल, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू वाला केस पॉसिबल है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू वाला केस लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब तुम बताओ कि ये इसका प्रोडक्ट नहीं, इसका स्क्वायर फिर प्लस करने के बाद ज़ीरो कब आएगा, व्हेन इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये आप एक प्रॉपर्टी की तरह नोट में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका वैल्यू ज़ीरो होगा, इसका वैल्यू ज़ीरो होगा, इसका वैल्यू ज़ीरो होगा, ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है, वरना ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसमें तुम -1 भी दोगे या +1 भी दोगे तब भी इसका वैल्यू आपका ज़ीरो से बड़ा आएगा। इसका वैल्यू ज़ीरो के बराबर तभी आ सकता है जब इसके अंदर का वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगा, ये आप एक प्रॉपर्टी की तरह याद रख सकते हैं। सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल this is possible only when AP माइनस B और BP माइनस C और CP माइनस D इन सब का वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन दिस वैल्यूज़ ऑल आर इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो के अलावा और कभी भी कोई भी केस पॉसिबल नहीं है जहाँ पर आपका इसका वैल्यू ज़ीरो के बराबर आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब इस सारे के सारे टर्म्स का वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। तभी तो ज़ीरो का स्क्वायर करोगे तब तुमको ज़ीरो मिलेगा, ठीक है, वरना यह केस कभी भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसी पार्टिकुलर सिचुएशन में ये पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगे कि ए पी माइनस बी का वैल्यू ज़ीरो के बराबर, एक और केस बी पी माइनस सी का वैल्यू ज़ीरो के बराबर, तीसरा केस सी पी माइनस डी का वैल्यू ज़ीरो के बराबर। इन सब से पी का वैल्यू निकाल लो सिंपली। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से पी का वैल्यू आएगा बी बाई ए, यहाँ से पी का वैल्यू आएगा सी बाई बी, यहाँ से पी का वैल्यू आएगा डी बाई सी। सारे के सारे क्या है, पी के वैल्यूज़ ही है, तो सारे के सारे आपस में इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से और यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल्स टू डी बाई सी। इन तीनों केस से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। जी हाँ, ज़रूर लिख सकता हूँ। अगर लिख सकता हूँ तो वेरी गुड, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया कैसे किया, गॉट इट। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से रिकैप करके बता देता हूँ मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने
इन सबको मल्टीप्लाई किया, आराम से मल्टीप्लाई किया, गलती नहीं किया। फिर मैंने थोड़ा ग्रुपिंग किया, ठीक है, जिनके साथ मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ उनको मैंने ग्रुपिंग किया। मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इनको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है। और इसका लेस देन वाला केस कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और पॉजिटिव वैल्यू अगर देगा तो प्लस होने के बाद ये पॉजिटिव वैल्यू और बड़ा हो जाएगा, तो ज़ीरो से छोटा तो आने का केस बनता ही नहीं है। रीज़न आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ज़ीरो वाला केस भी आ सकता है, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है। कब होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब अंदर के सारे टर्म्स ज़ीरो के बराबर होंगे, तभी आपका इसका वैल्यू, इसका सम ज़ीरो के बराबर आएगा। तो हमने इसको सेपरेटली लिखा, इन सबसे पी का वैल्यू निकाला, ठीक है, और सबसे पी का वैल्यू सेम है तो इनको हमने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। हमें बताया था कि 4 टर्म्स को अगर हमें जीपी में प्रूफ करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि इनका रेशियो बराबर है, ठीक है, b/a c/b और d/c का रेशियो बराबर है, ये हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हैंस प्रूफ्ड हो चुका है। दिस इज़ योर हैंस प्रूफ्ड। इसके बाद देखो जियोमेट्रिक सीरीज़ किसे कहते हैं। तो जियोमेट्रिक सीरीज़ का मतलब होगा इफ़ a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है, इसे जीपी, देन द एक्सप्रेशन तो सिंपली इनके बीच में प्लस आना जाएगा, वही होगा सीरीज हो जाएगा, ठीक है। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 आपका an, ठीक है, प्लस आपका an तक, ये आपका बन जाएगा। इसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक सीरीज़। सीरीज़ का मतलब कुछ नहीं, बस टर्म्स के बीच में एक प्लस साइन आ जाएगा, बस ये सीरीज़ बन गया, बहुत आसान है। इस कॉल्ड जियोमेट्रिक सीरीज़, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जियोमेट्रिक सीरीज़, सिंपल, ठीक है। और जियोमेट्रिक सीरीज़ आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज़। फाइनाइट होगा जब तुम्हारे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, और इनफाइनाइट तब होगा जब तुम्हारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर रहेंगे इस जीपी में, ठीक है, तब ये इनफाइनाइट सीरीज़ हो जाएगा, इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़। और फाइनाइट कब होगा? जब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, सिंपल, इसमें कुछ बोलने वाली बात भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि nth टर्म कैसे निकालते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट जीपी, ठीक है। जैसे हमने एपी के केस में देखा था कि एपी के केस में एंड से कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला है, वैसे जीपी में भी है। कैसा? दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। तो जैसे कि क्या लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ nth टर्म फ्रॉम द लास्ट और एंड ऑफ ए फाइनाइट जीपी, ठीक है। फाइनाइट होना पड़ेगा भाई, इनफाइनाइट होगा तो कैसे ढूंढोगे लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट या फिर एंड ऑफ ए फाइनाइट जीपी। तो इसे समझते हैं। सपोज मैंने एक जीपी ले लिया, ठीक है, एक जीपी ले लेते हैं। सपोज 3 इंटू 3, 9, 27, ठीक है, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। फिर
27 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं 81, फिर 3 243, फिर 3 9 2 और यहाँ पर 729। तो ऐसे अच्छा इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। फाइनाइट जीपी की बात करते हैं। अच्छा तो मुझे बताओ, क्या तुम अभी बता सकते हो कि व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस फाइनाइट जीपी? ठीक है, सेकेंड लास्ट टर्म, ठीक है, मतलब पीछे से आपका सेकेंड टर्म कौन होगा, ये होगा, ठीक है। ये तो आप देख के बता सकते हो, लेकिन अगर एक ऐसा टर्म आ जाता है जहाँ पर आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, कि लास्ट टर्म कौन सा है, तब आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे कौन सा टर्म आपका लास्ट हो जाएगा, ठीक है, लास्ट से nth टर्म होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, Tn इक्वल्स टू सिंपली लास्ट टर्म आपको पता होना चाहिए इनटू 1 बाय कॉमन रेशियो टू द पावर n-1, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट से कोई भी फाइनाइट जीपी के लास्ट से कोई भी टर्म निकालना है तो फॉर्मूला होगा लास्ट टर्म इनटू 1 अपॉन कॉमन रेशियो का पावर n-1। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं अभी। तो L आपका लास्ट टर्म है, Tn मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट जीपी। तो मैंने बताया था कि सेकेंड टर्म निकालो लास्ट से, तो लास्ट टर्म आपका 729, रफली करता हूँ, तो लास्ट टर्म आपका 729, कॉमन रेशियो कितना है, 3 से इंटू करके जा रहा है ना, तो कॉमन रेशियो आपका 3 है। लास्ट टर्म 729, कॉमन रेशियो 3 है, और आपको कितना नंबर टर्म चाहिए लास्ट से, 2 नंबर टर्म, तो n का वैल्यू 2 ले लो, तो फॉर्मूला लगा दो T2 फ्रॉम द लास्ट, L 729 इंटू 1 अपॉन कॉमन रेशियो 3 टू द पावर n2-1, तो 729 इंटू 1/3 का पावर होल 1, तो इसको डायरेक्ट आप 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिवाइड करो तो कितना होगा, 243। आ गया ना आपका आंसर, सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट आ गया, सिंपल। तो अगर मैं इसको रफली ना लिख के ऐसे लिखता हूँ कि T3 निकालो लास्ट से, ठीक है, लास्ट से तीसरा टर्म, तो T3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लास्ट टर्म लिख देता हूँ सबसे पहले। लास्ट टर्म यहाँ पर 729 है, कॉमन रेशियो 3 है, और n आपका 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो T3 आपका फ्रॉम द एंड हो जाएगा लास्ट टर्म इंटू 1/r टू द पावर 3-1, ओके। लास्ट टर्म 729 इंटू 1/3 कॉमन रेशियो टू द पावर 2, 729 इंटू 1/9, कट कर दो तो 81 इज़ द आंसर। देखो 81 आया कि नहीं, आ गया 81, ठीक है ना। अच्छा तो सिंपल है, लास्ट से अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है एक फाइनाइट जीपी का, तो आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है लास्ट से टर्म्स निकालने का, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आपको मैंने दिखा दिया है। तो ये हो गया लास्ट से टर्म्स निकालने का टेक्निक, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा हम और प्रेशर नहीं लेंगे, ठीक है, प्रेशर नहीं देंगे आप पर ज़्यादा, हम एक दिन में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, लिमिट में पढ़ेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, ठीक है। आज हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की है और कुछ जाना भी है न्यू, कि अगर 3 टर्म्स या 4 टर्म्स जीपी में है तो कैसे हमें प्रूफ करना है कि वो जीपी में है, ठीक है ना। और हमने देखा कि जियोमेट्रिक सीरीज़ क्या होता है, और लास्ट से एक फाइनाइट जीपी के लास्ट से कोई भी टर्म निकालने का टेक्निक क्या होता है, फार्मूला की मदद से हमने देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो मुलाकात होगा सबसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।